हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा अगला चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर से आपको कम से कम एक दो MCQs डेफिनेटली आएंगे। ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है और इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इसमें भी देख लिया था क्लास 11th में। तो सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चंस जनरली गलत नहीं होने चाहिए और PYQs के जो मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स है उन्हीं में से ये चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं इस टॉपिक में क्वेश्चन क्या आया है। फर्स्ट क्वेश्चन 2016 में जो पूछा था, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है। देखो, एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल है या फिर बाद में जो सीड बनता है उसमें बहुत सारे सेल्स की प्लॉइडी अलग अलग है, राइट फ्रॉम हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। तो कौन कौन से सेल्स क्या होते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। हैप्लॉइड में जनरली कौन से सेल्स होंगे, आपका जो फीमेल गैमेट होगा यानी कि एग सेल होगा, सिनर्जिड्स जितने भी होंगे, उसके बाद में जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, दे आर हैप्लॉइड। सारे सेल्स, ये तीनों टाइप के सेल्स दे आर हैप्लॉइड। फिर बात आती है डिप्लॉइड की। डिप्लॉइड कौन होता है, जो पोलर न्यूक्लियस होता है जो आपको सेंटर में दिखेगा, फॉलोड बाय जो जाइगोट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी डिप्लॉइड होते हैं। ट्रिप्लॉइड कौन होता है, ट्रिप्लॉइड जनरली होता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि आफ्टर द सेकंड फर्टिलाइजेशन, जो पोलर न्यूक्लियस और मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से ट्रिप्लॉइड बनेगा, दैट्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। धीरे आगे जाकर ये बनाएगा प्रॉपर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज जनरली ट्रिप्लॉइड। अब इस डेटा पर बेस्ड इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, तो भैया इट इज ट्रिप्लॉइड। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर विच डेवलप्स इनटू फ्रूट इज। फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर है या जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, उसमें सीड और फ्रूट दोनों बनाने के लिए कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ओव्यूल जो होगा, एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड, इससे सीड बनेगा। और जो ओवरी होगी, दैट ओवरी इट डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है विच डेवलप्स इनटू फ्रूट इज दी ओवरी। ओवरी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच पार्ट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट। अब सीड कोट कैसे बनता है, देखो ये स्ट्रक्चर है आपका प्राइमरी जो ओव्यूल होता है उसका, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक। इस ओव्यूल में यहाँ पे छोटा गैप मिलता है और बाकी ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स, इन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। इंटेग्यूमेंट्स आर नथिंग बट कवरिंग। तो ओव्यूल की जो कवरिंग्स होती है, ओव्यूल से सीड बनने के बाद में वो सीड की कवरिंग बन जाती है, मींस सीड एंड सीड कोड। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, सीड कोड बन जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन, आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड। सिनर्जिड्स का फंक्शन क्या है। सिनर्जिड शब्द का ही मतलब है कि जो साथ में रहेंगे। सिनर्जिड्स यानी कि सहेलियां। तो जो एग सेल होती है हमारे पास, उस एग सेल के साइड में दो सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे सहेलियां दोस्त को गाइड करती है ड्यूरिंग देयर डेवलपिंग डेज, वैसे ही सिनर्जिड्स उस एग सेल की तरफ गाइड करेंगी पोलन ट्यूब को। मेनली पोलन ट्यूब कहाँ से एम्ब्रियो सैक में घुसना चाहिए, उसके लिए सिनर्जिड होता है। एंड पोलन ट्यूब इट एंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक बाय रप्चरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स। तो इस आंसर से जाएंगे तो आएगा इसका आंसर दैट गाइड्स द पोलन ट्यूब। सिंपल है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है अगर सिनर्जिड्स है। सिनर्जिड्स अलोंग विद एग सेल फॉर्म्स फिलीफॉर्म apparatus, और फिलीफॉर्म apparatus जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है और उन केमिकल्स की तरफ वो पोलन ट्यूब खींची चली आती है। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो ये एक एम्ब्रियो सैक होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म के अंदर। इसमें आपको यहाँ पर ऐसे 3 सेल्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको 3 सेल्स मिलते हैं और सेंटर में ऐसा कुछ एक डबल न्यूक्लियस मिलता है। तो ये हो गया ये सिंगल हैप्लॉइड सेल्स के न्यूक्लियस। इसमें से ये जो है इसे कहते हैं एग सेल जो कि एक फीमेल गैमेट है, और इसे कहते हैं पोलर न्यूक्ली या फिर ये डिप्लॉइड एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब
मतलब क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का? तो जब पोलन ट्यूब यहाँ आएगी, दिस पोलन ट्यूब विल रिलीज टू गैमेट्स, एक और एक। इसमें से पहला मेल गैमेट हमेशा एग सेल को फर्टिलाइज करता है। इनिशियल जो मेन प्रोसेस है दैट इज द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो है इट लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस है वहां पे सेकंड मेल गैमेट इट फर्टिलाइजेस द पोलर न्यूक्लियस। तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये सेकंड फर्टिलाइजेशन, राइट? ऑप्शंस में ढूंढते हैं। टू स्पर्म्स, नो, वन स्पर्म, हाँ दिस इज द आंसर। वन स्पर्म फर्टिलाइजेस एग, पहली इवेंट, एंड अदर फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्ली, राइट? दैट इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल था ये भी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन के बारे में क्या गलत होता है? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होता है। ये इंटाइन और एक्साइन की बात है। जो अंदर का है दैट इज इंटाइन। इंटाइन का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ पोलन ग्रेन। और जो बाहर का है दैट इज कॉल्ड एज द एक्साइन। इंटाइन एंड एक्साइन आपको अच्छे से पता होगा। इंटाइन इज नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन, तो इसके कंपोजिशन में क्या आएगा? फैट एंड प्रोटीन्स आएंगे। और जो एक्साइन है वो बनता है एक स्पेशल केमिकल से, स्पोरोपोलेनिन, and this sporopollenin is much more resistant to provide a huge type of protection. ये किसी भी नॉन एंजाइम से डाइजेस्ट होने वाला कंपोनेंट नहीं है। तो ये हाई एक क्या देता है? स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन टू द पोलन ग्रेन। नाउ रिगार्डिंग पोलन ग्रेन क्या गलत है? इट कंटेन्स वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। यस इट कंटेन्स, जब वो डिप्लॉयड या दो सेल के लेवल पे जाता है, नॉट अ डिप्लॉयड, टू सेल स्टेज में जाएगा। आउटर लेयर इज एक्साइन, चलो सही है, आउटर लेयर एक्साइन है, वो भी सही है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, नहीं ये गलत है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मैंने अभी आपको बताया। एंड जनरेटिव सेल्स डिवाइड टू मेल, यस ये सही है। इसका मतलब हमें जो इनकरेक्ट पूछा था इसका आंसर सी है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, फिर से एक बार बोल रहा हूं। बहुत बार क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखकर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं जनरली, आपको इनकरेक्ट दिखता ही ना हो। गड़बड़ में क्वेश्चन पढ़ने वालों को इनकरेक्ट, नॉट, एक्सेप्ट ये दिखता नहीं है। और मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स अगर कोई बच्चा पेपर सॉल्व करते हुए करेगा तो वो यही होते हैं। इसे कैसे टैकल करें? तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और ऐसा आ गया, उसको एक जैसे मैंने अभी सर्कल किया है वैसे कर सकते हो। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग पोलन ग्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसा समझ लेते हैं। पोलन ग्रेन के रिगार्डिंग क्या सही है? पहला स्टेटमेंट कंटेन्स वेजिटेटिव जनरेटिव सेल। ओहो, आंसर दे देते हैं कि यार देखो मेरा आंसर सही आया, बट वहां पे आपको इनकरेक्ट पूछा था, इतना भी छोड़ो। विच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड? हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था कौन हैप्लॉइड, कौन डिप्लॉइड और कौन ट्रिप्लॉइड होता है। तो एम्ब्रियो सैक में से जो एंटीपोडल सेल्स हैं दे आर हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड होता है। पहली स्लाइड पे जाएंगे, इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। और प्लॉइडी बेस्ड क्वेश्चंस इस पे ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड तीनों चीजें मिल जाती है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो? इसमें से क्या है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा? देखो सिंपल क्वेश्चन है। ओव्यूल एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा, जो कि एम्ब्रियो along with rest of the structures will be there. न्यूसेलस, न्यूसेलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो मेगास्पोर मदर सेल के साथ में प्रेजेंट था। मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करके 4 सेल्स बनाती है, उसमें से 3 डिजेनरेट होके एक आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब वो जो एक सेल डिवाइड होके आगे जाने वाली है, उसको रेस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रिएंट्स देने के लिए न्यूसेलस बना होता है। पोलर न्यूक्लियस नहीं, पोलर न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंडोस्पर्म बनाएगा। तो हमारा आंसर है जाइगोट। यस, जाइगोट के डिवीजन रीडिवीजन से एम्ब्रियो बनता है। इन एंजियोस्पर्म्स पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज, देखो सिंपल है पॉलिनेशन का डेफिनेशन, एक पोलन ग्रेन से किसी भी तरह स्टिग्मा के ऊपर एक एंथर से जब पोलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा के पास जाएंगे,
तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। फिर कैसे भी जाए, हवा से जाए, पानी से जाए, कुत्ता, बिल्ली, पंछी कोई भी लेके जाए, that is called as a pollination. So pollination is movement of pollen grains from anther to the stigma. Transfer of pollen grain from anther to the stigma, and that is the correct option for you, right? A वाला सिंपल सा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट पे जाएंगे, NEET 2020, which type of pollination does not require pollinating agent? कौन से pollination को pollinating agent नहीं लगेगा? तो देखो इनमें अलग अलग टाइप्स है। जीनोगैमी का मतलब है कि एक प्लांट पॉलिनेटिंग प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज लेकिन दूसरे प्लांट के ऊपर, फ्लावर टू फ्लावर प्लांट अलग है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट लगेगा। क्रॉस पॉलिनेशन को भी लगेगा। अब इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, एक ऑटोगैमी, एक गिटनोगैमी। ऑटो इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, तो जनरली सेल्फ पॉलिनेशन में आपको नहीं लगता है। गिटनोगैमी क्या होगा? गिटनोगैमी मतलब फ्लावर्स अलग है, मे बी प्लांट इज द सेम, और कभी हो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट पर अलग अलग फ्लावर्स पे, तो वहां पे आपको पॉलिनेटिंग एजेंट लगेगा। फिर वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, बायोटिक एजेंट हो या अबायोटिक हो। सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी में जब एक ही फ्लावर है, दोनों सेक्सेस एक ही अंदर प्रेजेंट है, तो पोलन ग्रेन्स अपने आप उसके ऊपर गिर जाते हैं। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद, हमने अभी इसके पहले देखा था कि ओवरी इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, सिंपल क्वेश्चन था। तो देयर विल बी ओवरी दैट टर्न्स इनटू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विंड पॉलिनेटेड? इनमें से कौन है जो हवा से पॉलिनेट होता है? हम सबको मेज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज मेज इज अ विंड पॉलिनेटेड। इसलिए पता है क्योंकि मेज में इतने सारे मॉडिफिकेशंस हैं, इतने सारे पॉजिटिव मॉडिफिकेशंस है रादर, जिसकी वजह से विंड पॉलिनेशन उसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन सीड्स इज, अब ये भैया एंडोस्पर्म बनता ही उस लिए है ना, कोई भी सीड हो, सीड के अंदर कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट थे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये सारी चीजें किसी न किसी काम के लिए थी। लेकिन एंडोस्पर्म बनाने का मेजर रीजन था कि डेवलपिंग सीड जब डॉर्मेंट हो, जब तक वो ये नहीं होता, जर्मिनेट होके खुद का प्लांट बना के फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तब तक उसको न्यूट्रिशन देने के लिए एंडोस्पर्म बनाया गया था। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंटीपोडल सेल्स? अगेन फर्स्ट सेकंड स्लाइड पे हम चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो तीन सेल्स और ये तीन सेल्स ऑल आर हैप्लॉइड, ऑल ऑफ देम वेर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ठीक है। Which of the following is not a feature of wind pollinated flowers? Wind pollinated flowers के कैरेक्टर कौन से नहीं है? इसमें थोड़े ऑप्शंस डिटेल में जाएंगे क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस है रादर। लाइट पोलन ग्रेन, यस, विंड पॉलिनेटेड मतलब हवा में पोलन ग्रेन्स ऐसे उड़ के जाने चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर लाइटर। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यस, क्योंकि लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स बहुत ह्यूज है। एक मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर उड़ के जाते हुए 80 to 90% से ज्यादा तो वहीं गिर जाएंगे, एंड दैट विल बी द ह्यूज लॉस। उसे रिकवर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना इज द प्राइमरी स्टेज। नॉन कलर्ड फ्लावर्स, ऑब्वियसली अगर विंड पॉलिनेट कर रहा है तो एनर्जी जाया क्यों करना इन मेकिंग ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स? तो ऑप्शन बचता है स्टिकी स्टिग्मा। स्टिकी स्टिग्मा तब होगा जब पोलन ग्रेन्स लेके आने वाला जो भी इंसेक्ट है या कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट है वो बैठेगा और स्टिग्मा उसे अपने पास चिपका लेगी। विंड पॉलिनेशन में स्टिकी स्टिग्मा की जरूरत नहीं है। ऐसे में स्टिग्मा कैसा होता है? फिदरी होता है विद इंक्रीज्ड और एक्सपांडेड सरफेस एरिया। विच पार्ट ऑफ सीड रिप्रेजेंट स्टोर्ड फूड? अब यहाँ पे एंडोस्पर्म ऑप्शन होता तो हम वो लिखते, एंडोस्पर्म है नहीं, तो एंडोस्पर्म के बाद जो सेकंड न्यूट्रिटिव टिश्यू है किसी भी सीड में, दैट इज द कोटिलेडॉन। मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, दोनों में कोटिलेडॉन जनरली प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स डबल फर्टिलाइजेशन? हमने अभी 2-3 स्लाइड पहले क्वेश्चन देखा था, राइट? इसमें वो ऐसे था 1 2 3, वो एक पोलन ग्रेन यहाँ, एक पोलन ग्रेन, मतलब एक मेल गैमेट यहाँ, एक मेल गैमेट, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहला इवेंट मैंने क्या कहा था? द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, जो कि जाइगोट बनाएगा। तो उसमें से सेकंड ऑप्शन शायद हमारा सही हो, एग प्लस स्पर्म इट फॉर्म्स जाइगोट, ये फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज। और पोलर न्यूक्लियंट स्पर्म इट इज कॉल्ड एज द सेकंड फर्टिलाइजेशन, जहां पे एंडोस्पर्म मिलेगा। यस, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, विच लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज हाईली रेजिस्टेंट? इसके बारे में भी बात कर रही थी। स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ एक्साइन इज हाईली रेजिस्टेंट फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, एंड दैट विल बी द एक्साइन।
इंटाइन बेचारा सेल मेम्ब्रेन है, नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। टैपेटम इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को जो न्यूट्रिशन देता है दैट इज द टैपेटम इनर मोस्ट लेयर। एंड एंडोथीसियम ये हाइग्रोस्कोपिक लेयर है जिसकी वजह से एंथर डिहाइस होगा और पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। नाउ असर्शन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। और एक चीज आपको याद होगी, असर्शन रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं। असर्शन पूरा पढ़ना, बिकॉज लिखना या बिकॉज बोलना, एंड रीजन कंटिन्यू करना। तो असर्शन, गिटनोगैमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, सही है। गिटनोगैमी मतलब क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स जाते हैं। भले गिटनोगैमी में जो दूसरा फ्लावर है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, लेकिन फ्लावर दूसरे प्लांट के ऊपर या उसी प्लांट के ऊपर दूसरे फ्लावर पे प्रेजेंट है। सेकंड, बिकॉज, अब यहाँ पे बिकॉज लिख देना। जब आप असर्शन रीजनिंग सॉल्व करते हैं, बिकॉज लिखना या बिकॉज बोलना एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना, अगर अच्छा लगे तो सही है। बिकॉज इट रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यस। गिटनोगैमी में अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं लगता तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता, या सिर्फ वही पॉलिनेशन होता जिसमें सेम ही फ्लावर इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एजेंसी लग रही है, दैट्स व्हाई इट इज द फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन सही है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका ए आंसर आपको सही होना चाहिए और हम इसका ए आंसर सही लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट से क्या बनता है भाई, इंटेग्यूमेंट्स ये आपके ओव्यूल के कवरिंग्स हैं। तो ओव्यूल जब सीड बनेगा तो इंटेग्यूमेंट्स क्या बनेंगे, सीड कोट बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारा चैप्टर देख लिया। अगेन याद रखो, जो फ्लावरिंग प्लांट्स रिलेटेड टॉपिक्स है, फिर वो मॉर्फोलॉजी हो या फिर ये हो, इनमें अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ भी लिए हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू देखो, आगे और 5 दिन है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पीवाईक्यू में खत्म करेंगे। देखो, छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स पे पीवाईक्यू सीरीज नहीं होगा, लिविंग वर्ल्ड वगैरह टॉपिक्स है। इवन ह्यूमन फिजियोलॉजी पे पीवाईक्यू सीरीज में मैं एक ही लेक्चर बना दूंगा पूरा आधे घंटे का, पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, बिकॉज उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी सिंपल आते हैं, मैं सिर्फ टफ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अगेन आई एम सेइंग, ये जो पीवाईक्यूज आते हैं ये एज इट इज शायद ना आए, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। दूसरी बात, पीवाईक्यू सीरीज का फायदा ये है कि आपको नीट की लेवल पता चल जाती है। आपके क्लासेस के जो पेपर्स होते हैं वो ऑब्वियसली टफ होते हैं, और नीट के पेपर्स में क्वेश्चंस आपको एक स्पेसिफिक बीट पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में आएंगे। मैंने जितने लिए वो सारे पीवाईक्यूज नहीं है, हम वो क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे कुछ स्पेसिफिक बीट्स से आए या कॉमनली रिपीटिंग टॉपिक से आए। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और वीडियोस के लिए और नीट के अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जिन्हें नीट के लिए इन लेक्चर्स की या इन वीडियोस की जरूरत है। पढ़ते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, समर चल रहा है लेकिन टेंशन कम लीजिए। All the best for the 3rd May. Thank you very much.